नमस्कार, स्वागत है आपका आधी दुनिया पूरी बात में। मैं हूं आपके साथ तस्नीम खान। इस बार हम लाए हैं मदर्स डे स्पेशल, खास मुलाकातें उन माओं से जिनके नक्शे कदम पर उनके बच्चे चले हैं। तो उनके बच्चों से भी हम बात करेंगे, क्योंकि हमने माओं को हमेशा एक आदर्श खांचे में बांध कर रखा कि वो चूल्हे के पास बैठी है, रसोई में गुजार रही है, वो बेहतरीन खाना बनाती है, वो बहुत अच्छे से परवरिश कर रही है, वो आपकी पढ़ाई का ख्याल रखती है, रातों को जागती है आपके लिए। आपके जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो आपके लिए चाय बनाने के लिए वो रातों को जागती है। तो वो एक आदर्श छवि जो हमने गढ़ रखी है, उससे बाहर आके भी माओं का अपना अस्तित्व है। उस अस्तित्व को उन्होंने कैसे जिया या किस तरह से वो जी रही हैं, और उनके बच्चे जो है वो किस तरह से उसी अस्तित्व को अपना रहे हैं, उन्हीं के सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हम देखते आए हैं कि अगर करियर की हम बात करते हैं तो पिता के पीछे पीछे नक्शे कदम पर बच्चे चलते हैं कि पिता अगर वकील है तो बेटा भी चाहता है या बेटी भी चाहती है कि वकील बने। इसी तरह पिता अगर डॉक्टर हैं तो बच्चे चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने। वो बिजनेसमैन है तो बच्चे चाहते हैं कि उनका बिजनेस को संभाले। लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ के पैशन को अपना पैशन बनाया, और माँ को जिस तरह से स्ट्रगल करते देखा उनकी अपने फील्ड में, तो वो उन्होंने भी उसी स्ट्रगल को अपनाया और उसी सफ़र को आज आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही कुछ पेरेंट्स और उनके बच्चों से हम मिलने जा रहे हैं। मैं स्वागत करती हूँ मनीषा डागा जी का, जो जोधपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर मनीषा डागा जी का मैं यहाँ स्वागत करती हूँ। इनकी जो माँ थी, मदर थी, डॉक्टर सावित्री डागा, अपने आप में साहित्य में एक बड़ा नाम है। साहित्य के तौर पर एक बड़ी कवि, और उनको के कृतित्व को लेकर वो जानी जाती है। और उन्होंने जो संभावना की नींव रखी थी संस्था की, उसी का सफ़र मनीषा डागा जी आगे बढ़ा रही हैं। तो मनीषा डागा जी, आपका स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुनीता वर्मा जी, जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं पेशे से। उन्होंने अपना पेशा अपनाया और उनके साथ उनकी बेटी ने भी उसी पैशन को फॉलो किया और इसी को अपना आगे बढ़ा रही हैं। हमारे साथ हैं साक्षी घोगल, जो खुद भी एक मेकअप आर्टिस्ट है अपनी माँ की ही तरह। आप तीनों का स्वागत है। मनीषा जी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। मनीषा जी, क्योंकि डॉक्टर सावित्री डागा का व्यक्तित्व कृतित्व हम सभी के लिए एक अनोखा रहा है कि हम उनके पद चिन्हों पर चले। आपको कब और कैसे लगा कि उन्हीं के सफ़र को आगे बढ़ाते जाना है? जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और तस्नीम जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आज 3 साल बाद आपने मुझे आपके समय में मुझे छुआ और मैं आज माँ पे बात करने लगी हूँ। वरना 3 साल से मैं उनसे बात करने से बचती रही हूँ। क्योंकि उनके जाने से ऐसा एक रिक्तता आ गई मेरे जीवन में, और 52 साल का हमारा साथ था। उनके जाते ही ऐसा लगा कि 52 साल की बच्ची अचानक बूढ़ी हो गई है। तो वैसे हमारे समाज में बेटियां कहने को पराई हो जाती हैं, पर शायद उन्हीं के संस्कार थे कि मैंने ये कभी कल्पना ही नहीं कर पाई कि मैं शादी के बाद उनसे अलग हो जाऊं, क्योंकि मेरे पिता जा चुके थे और माँ अकेली। तो मैं उन्हीं के पास रही 52 वर्ष में। शायद बमुश्किल 1 साल ऐसा मैं गिनूँ तो कोई होगा कि मैं उनसे अलग रही हूँ। वरना उन्होंने हमेशा जीवन के तर्क से अपनी परछाई से मुझे बचाए रखा, और मैं उनके ही साथ ही पल्लवित हूँ। जी। और माँ का संघर्ष, और इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मम्मी जब 42 साल की थी, पापा चले गए थे अचानक। तो उनकी रिक्तता को महसूस करते हुए हम दोनों बहनों को बड़ा करना और ज़िम्मेदारियाँ निभाना, उसके साथ अपनी नौकरी को हिंदी विभाग में डिपार्टमेंट थी उसमें, तो वो सब वहाँ की ज़िम्मेदारियों को निभाना, और साहित्य में अपने पति के नाम को भी जीवित रखना। सारी पहलुओं को लेकर के वो एक साथ आगे बढ़ रही थी।
उस समय तो हम बिल्कुल करीब से उनको देखते थे तो इतना नहीं महसूस कर पाते थे, ये बात बिल्कुल सच है। पर आज जब उनके जाने के बाद मैं उन चीज़ों को रिकॉल करती हूँ तो मुझे लगता है कि वाक़ई मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसी माँ का साथ मुझे इतने स मिला है इस जीवन में कि उन्होंने अपने पति के नाम को जीवित रखा और उसके लिए उन्होंने कितने सैक्रिफाइस किए होंगे, वो ही उनका ही मन जानता होगा ये चीज़। बच्चे कितना भी समझ लें पेरेंट्स को पर नहीं समझ पाते हैं उस लेवल पे। उन्होंने संभावना का जो अभी बात हो रही थी हमारी, 50 वर्ष पूर्ण कर लिए संभावना ने। आज से अरे वाह! 50 वर्ष पूर्व आप कल्पना कीजिए कि महिलाओं को एक साहित्यिक मंच पे लाना, जोधपुर जैसे शहर में, ये कितना एक क्रांतिकारी सपना उन्होंने देखा और उसको संकल्पों से पूरा भी किया। इसमें ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज जोधपुर में जितनी भी लेखिकाएँ हैं, वो जी, संभावना के मंच से ही आगे बढ़ी हैं। तो महिलाओं को ऐसे सार्थक सपना दिखाना, ऐसी जगह देना, ऐसा मंच देना और 50 वर्ष तक उस चीज़ को जीवित रखना, उसको ये एक बहुत बड़ा सपना है। मतलब मैं ये नहीं सोच सकती कि आज मैं भी अगर ऐसा सोचूँ तो कर पाऊँगी। किटीज़ में महिलाएँ एकत्रित हो जाती हैं, सब जगह हो जाती हैं, पर साहित्य के मंच पे, एक सार्थक मंच पे, जो समाज को कोई योगदान दे सके, उस पे महिलाओं को एकत्रित करना आज भी मुश्किल है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जी, साहित्य जोधपुर में अगर आप कभी पधारेंगी तो वैसे मैं आपको दिखाऊँगी मम्मी ने साहित्य भवन बनवाया पापा के नाम पर और आप देखिए कि एक महिला जिसके पति नहीं है, वो अपनी नौकरी से पाई-पाई बचा कर के और साहित्य को दे रही हैं। मतलब ये चीज़ें आप तटस्थ होकर के जब देखते हैं, बच्चे के रूप में देखते हैं तो माँ-बाप का हर कार्य आपको ऐसा लगेगा कि बहुत महान हर बच्चे के लिए होता है। पर तटस्थ होकर के अगर मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वाक़ई ये कुछ अभूतपूर्व चीज़ मतलब था सपने उन्होंने जो देखे कि साहित्य भवन बनवाया, संभावना जैसी संस्था को 50 वर्ष पूरा किया। जी, तो एक साहित्यकार तो काफ़ी होंगे, पर एक उम, कथनी और करनी में फ़र्क ना हो, ऐसा इंसान होना, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर उनके कृतित्व को तो समाज ने पहचाना, सम्मान दिया उन्हें, पर अगर उनके व्यक्तित्व का ये पहलू मैं देखती हूँ, तो मेरी आँखें आज भी नम हो जाती हैं और मन भर आता है कि वाक़ई मैं ऐसी माँ की बेटी हूँ, जिनकी कथनी करनी में कभी फ़र्क नहीं रहा। जी, बिल्कुल। जी, मनीषा जी, तो उसी साहित्य के सरोकार को आप भी आज आगे बढ़ा रही हैं। हमारे साथ सुनीता वर्मा जी हैं। सुनीता जी, आपका जो पैशन है, वो किस तरह से आपने उसको अपने सपने को पूरा किया? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। हाँ जी, मुझे शुरू से ही शौक़ था इस लाइन में आने का, बट फैमिली का प्रेशर था कि नहीं आना। बट एक हादसा फिर ज़िंदगी में हुआ मेरी, उसके बाद मैं पूरी तरह से इसी लाइन में आ गई और आज तक मैं हूँ। करीब 25 साल हो गए मुझे आए हुए इस लाइन में और तभी से ये सफ़र चालू हुआ और अभी तक चल ही रहा है। तो इस स्ट्रगल को साक्षी आपने कैसे देखा और किस तरह से सोचा कि नहीं, मुझे भी, हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है, हम करियर के बारे में सोचते हैं जब हम छोटे होते हैं, तो आपको कैसे लगा कि नहीं, मुझे भी यही जीना है, इसी पैशन को जीना है? एक्चुअल में मम्मी को देखा था हमेशा से इस चीज़ के अंदर काम करते हुए, मतलब किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल देखा और सारा सब कुछ देखा। एक मेरी फैमिली में हमेशा से थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा लुक्स, ब्यूटी और इन सब चीज़ों को बहुत फोकस किया जाता था।
हमेशा से मैंने बचपन से ये चीज़ सुनी थी कि हाँ, अगर आप बहुत गुड लुकिंग हैं, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल हैं, तो हाँ, कहीं ना कहीं आप एक अच्छा इंप्रेशन आप सामने वाले पे छोड़ते हैं और अपनी जो बात जो है वो आप कह सकते हैं, अपने जो भी आपको अचीव करना है आप कर सकते हैं। तो एक लुक्स को लेके मैंने हमेशा से थोड़ा बहुत मतलब प्रेशर देखा था अपनी फैमिली में। तो मदर भी मेरी इसी चीज़ से रिलेटेड थी, इसी प्रोफेशन से रिलेटेड थी, तो थोड़ा सा बीइंग अ गर्ल मेरा भी थोड़ा सा इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में। तो बस फिर धीरे 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 एक बार का एक इंसिडेंट है, मतलब आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड एंड उस टाइम पे मेरी मदर का सैलून था और स्टाफ थोड़ा कम था और रश बहुत ज़्यादा था क्लाइंट्स का। तो उस टाइम पे बस मेरी मदर को मैंने देखती तो मैं थी हमेशा से, आता था मुझे कि किस तरह से मेकअप करना होता है, क्या करना होता है, क्लाइंट डीलिंग कैसे होती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक बार ट्राई करके देखो। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मतलब मैंने अब मेकअप किया था प्रोफेशनली और कमर्शियली मैंने वो चीज़ करी थी। मतलब मेरे वो जो क्लाइंट जो थी वो बहुत खुश हुई थी उस चीज़ से। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि हाँ, ये किया जा सकता है, मतलब आई कैन ऑल्सो अर्न मनी। एंड क्योंकि ग्लैमरस इंडस्ट्री है तो ग्लैमर इंडस्ट्री के अंदर आपकी कमाई भी, मतलब इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अच्छी अर्निंग होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि हाँ, कि चलो कर सकते हैं हम लोग भी। धीरे 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 फिर उस चीज़ को हैबिट में आना चालू हुआ। बट एक थोड़ा सा स्टडीज़ को लेके भी प्रेशर था फैमिली पे, तो आई कंप्लीटेड माई स्टडीज़ एंड मैंने बीकॉम ऑनर्स किया। फिर मैंने सीए के अंदर मैं घुसी, सीएस किया। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, एट द एंड मेरा इंटरेस्ट वहीं पे ही है और मुझे कहीं ना कहीं उस टाइम पे ऐसा लगता था कि हाँ, आई कैन अर्न क्वाइट वेल इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, इन ग्लैमर इंडस्ट्री। तो बस फिर मैं इंडल्ज हो गई कम्प्लीटली उसी इंडस्ट्री क्या में। घर में कभी किसी ने नहीं सोचा कि आप ये बने या कुछ और बने? कोई किसी ने किसी तरह का प्रेशर कुछ था, किसी के सपने जो आपके ऊपर डाले जा रहे थे? कि घर में सभी का होता है कि आप डॉक्टर बनो, आप सीए बनो, तो ऐसा कुछ था? प्रेशर बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। सबका यही था कि व्हेन यू आर ऑलरेडी परसुइंग द CACS एंड यू आर डूइंग क्वाइट वेल, आई वाज वेरी गुड इन स्टडीज़, तो सबको ये था कि तुम क्यों नहीं उस प्रोफेशन को कंटिन्यू करते और क्यों इस ये मदर वाले प्रोफेशन को करना चाहते हो। बट मुझे लगा कि नहीं, उस टाइम पे एक्चुअली में आई वाज क्वाइट यंग और मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, आई कैन अर्न मोर इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री इफ़ कंपेयर टू द CACS। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, इसमें जाना चाहिए जहाँ ज़्यादा कमाई है। उस टाइम पे ज़्यादा वो भी नहीं होती सोचने की इतनी। बट आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड अब तो जैसे आई एम ऑल्सो इंडल्ज इन टू सो मैनी सेक्टर्स राइट नाउ। तो मतलब ग्लैमर इंडस्ट्री के अंदर इफ़ यू से अबाउट एक्टिंग, आई एम ऑल्सो एन एक्टर एंड अपार्ट फ्रॉम इट आई एम मेकअप आर्टिस्ट, आई एम अ स्किन स्पेशलिस्ट, आई एम अ फैशन स्टाइलिस्ट, आई एम ऑल्सो अ lecturer in FTDI college, it's a government college, fashion designing, and I'm also associated with other fashion designing institutes and colleges as well. सो अभी इस टाइम पे अगर मैं कहूँ तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव रीच सो फार एंड आई अर्न अ गुड नेम इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड मोस्ट ऑफ द पीपल नो मी एज आई वर्क इन द बॉलीवुड एज वेल। तो बहुत सारे एक्टर्स के साथ भी काम करा है, तो अच्छा चल रहा है। एवरीथिंग इज़ गोइंग क्वाइट गुड एंड मतलब ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। मनीषा डागा जी, एक बार फिर मैं आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर सावित्री डागा की जो संस्था है संभावना, जैसा कि आपने बताया कि उस संस्था के जरिए जो महिला साहित्यकार है जिनको मंच नहीं मिला करता था या उनमें एक झिझक थी मंच तक आने की, जो डॉक्टर सावित्री डागा ने यहाँ पर तोड़ी थी। तो आज आप क्या बदलाव देखती हैं जोधपुर के परिप्रेक्ष्य में और साहित्य जगत के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, बहुत बदलाव हुआ है, पूरे समाज में ही बदलाव है, महिलाओं की मानसिकता में बदलाव है। वो पर एक साहित्यकार जब बात करता है समाज की, जैसे नारी, हर महिला साहित्यकार की कविताओं में कहीं ना कहीं नारी स्वर मुखर होता है, पर नारी को एक देना, एक मंच देना, उसको एक सपोर्ट देना वहां तक आने के लिए, ये उस समय बहुत मुश्किल था। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बहुत आसान है। अब महिलाओं के लिए सब रास्ते
हालाँकि मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत सुगम हो गए हैं, पर फिर भी महिलाएँ अपनी जिजीविषा से, अपने संघर्ष से उन्हें खोल रही हैं अपने लिए। संभावना के जरिए जो आप साहित्यिक यात्रा को आगे बढ़ा रही हैं, महिलाओं को एक बार फिर मंच दे रही हैं, उसके बारे में बताइए। ऐसा है कि अब मेरे लिए साहित्य संस्कारों में है। मेरी जन्मतिथि में मुझे साहित्य मिला माता-पिता से। तो साहित्य से अलग होना तो खैर मैं सोच भी नहीं सकती, वो तो कहीं न कहीं हमेशा साथ जुड़ा रहा। पर आज भी ये कमी महसूस करती हूँ कि महिलाओं को उस जगह पे लाना, उनसे उस विषय से उनको समाज से जोड़ना, उनको समाज की विषमताओं से जोड़ना, जागरूक करना, इसमें साहित्य एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, निभाता आया है और उसी चीज़ को मैं उस माँ के उसी सपने को मैं आगे ले जाना चाहती हूँ कि जिसमें महिलाएँ और अधिक से अधिक जुड़ें, हम उनकी जो भी परेशानियाँ हैं, जो विषय हैं उनसे जुड़े हुए हैं, उन पे हम बात करें, उन्हें इस तरह का साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करें। जैसे अभी मोबाइल और इसकी दुनिया में, गूगल की दुनिया में सब खोए हुए हैं, पर साहित्य से कटते जा रहे हैं कहीं न कहीं। और महिलाओं की ये विडंबना है कि वो घर, परिवार और इससे इतर नहीं सोच पाती हैं। तो माँ का जो ये सपना रहा कि महिलाएँ घर परिवार से, ऐसा नहीं है कि घर परिवार से हट कर के साहित्य के बारे में सोचा जाए। क्योंकि मैंने अपनी माँ की निजी जीवन में भी देखा, आज जैसे बात कर रही थी, उनका एक आदर्श मॉडल रहता है कि अच्छा खाना बनाएँ, समय पे बच्चे को उठाएँ। तो ये सब भूमिकाएँ माँ ने मेरे जीवन में वैसे ही निभाई, जैसे एक हम कहें होममेकर होती हैं माँ, वो निभाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप समाज को या अपने सपने को समय दे रहे हो, तो बच्चों को समय नहीं दे पाओगे, ऐसा नहीं देखा मैंने। और मैंने जी। माँ को हर जगह अपने साथ पाया, कहीं उन्होंने कमी महसूस नहीं होने दी हमें कि यहाँ पर वो नहीं है। जी। तो चाहे खाना बनाने की बात हो, चाहे समय पे उठाने की बात हो, चाहे पढ़ाई में एग्ज़ाम्स के दिनों में साथ जगने की बात हो, उन्होंने हर जगह पूरा हमारा साथ दिया, अपने सपनों के साथ जीते जी। हुए भी। और उनके सपने आज तक जारी हैं, उनके सपनों को पूरा करने की आपने ज़िम्मेदारी उठाई है। हम बात करेंगे सुनीता जी से। सुनीता जी, आपने जब अपनी ये शुरुआत की इस इंडस्ट्री में, तो किस किस तरह की मुश्किलें आई? क्योंकि घर और फिर अपना पैशन, अपना शौक़ या अपना जॉब, इन दोनों को साथ साथ संभालना और पेरेंटिंग जो है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो इसको किस तरह से आपने ठीक किया? हाँ जी, परेशानियाँ तो बहुत सारी थी। बच्चे छोटे थे, फैमिली का भी प्रेशर होता है और उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था तो इस काम को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी, इसको बहुत अच्छा भी नहीं माना जाता था, बट करना था, मजबूरी भी थी और शौक़ भी था, दोनों ही चीज़ें थी। तो शौक़ बहुत ज़्यादा बड़ा अपना रोल अदा कर रहा था, तो सब होता चला गया धीरे धीरे। प्रॉब्लम्स तो सभी कामों में आती है और फीमेल जब निकलती है बिजनेस करने के लिए तो उसको थोड़ा बहुत तो सामना करना पड़ता है, बट ठीक है, निकल गए, हो गया इजीली। आपको क्या लगता है कि अपने पैशन और शौक़ को भी साथ साथ जिंदा रखना चाहिए अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना शौक़ ही शौक़ पूरा करेंगे, जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो वो भी गलत है, फिर आप सक्सेस नहीं हो सकते। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ों को साथ लेके चलोगे तो जब आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हो तब आपको देखकर बड़ी खुशी होती है कि मैंने अपना रोल बहुत अच्छे से अदा किया, फैमिली के लिए भी और सोसाइटी में भी। सब मतलब अच्छा लगता है देख करके कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से की। साक्षी, आपने अपनी माँ को औरों से कैसे अलग देखा कि ये औरों से और जो माँ हैं या और समाज में हम और भी देखते हैं, तो किस तरह से अलग देखा आपने अपनी माँ को? मैंने अपनी मदर को हमेशा से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए देखा है। बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल्स देखे हैं और मतलब उन्होंने काफ़ी नेगेटिव चीज़ें भी अपनी लाइफ में देखी हैं जो मतलब बहुत लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। और मतलब अगर आप बिज़नेस करते हैं तो मुझे मतलब
पहले मैं ये सब चीज़ों को नहीं समझती थी ऑनेस्टली। मैं अगर मैं कहूँ तो, अगर मैं बोलूँ कि हाँ, अगर मैं कंपेयर करूँ अपने आप को पुराने वाले उससे वर्जन से, तो हाँ ठीक है, मम्मी ने काफ़ी कुछ किया हमारे लिए, ऐसा लगता था। लेकिन अगर अब मुझसे कोई पूछे तो मैं ये बोलूँगी कि नहीं, आई एम सो मच प्राउड ऑफ हर, क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए किया है वो एक्चुअल में मैं अब सारी चीज़ें फेस कर रही हूँ। एक्चुअली आई ऑल्सो हैव अ बेबी एंड ही इज़ 3.5 year old। तो प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा कि क्या किया जाए, कि अपना पैशन आप परस्यू करो या फिर बेबी को देखो, कैसे सारी चीज़ें मैनेज करो। आज जब मैं वो चीज़ देखती हूँ, अपनी मदर को देखती हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मेरी मदर अगर हाउसवाइफ होती तो शायद मुझे इतना उन पे प्राउड फील नहीं होता। हाँ, उस टाइम पे गुस्सा आता था कि मम्मी आप हमको छोड़ के चली जाती हो, आप हमें मतलब हमारे पास नहीं रहते हो। जैसे हमारे बाकी जो फ्रेंड सर्कल के अंदर जो उनके मदर्स होती हैं हमेशा उनके पास रहती हैं, मम्मी ने हम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, 24 घंटे हमारे साथ नहीं रही, तो ये लगता था, बहुत ज़्यादा पिंच करती थी ये सारी बातें। लेकिन आज जब मैं देखती हूँ वो सारी चीज़ें, तो लगता है कि नहीं, उन्होंने जो वो अचीव किया है, जो उन्होंने इतने लोग उनको जानते हैं, और जब मैं देखती हूँ कि किस तरह से लोग उनको ग्रीट करते हैं, तो मुझे इतनी ज़्यादा उन पर प्राउड फील होता है। और आई थिंक यही एक चीज़ है जो मुझे अंदर से मोटिवेट करती है कि मैं भी अपनी लाइफ के अंदर अपने पैशन को ज़िंदा रखा है, उसको आके मैं परस्यू करी हूँ। अगर मैं इनको नहीं देखती ऐसे तो शायद मैं भी एक हाउसवाइफ होती, शायद मैं भी अपने बेबी का ही पूरा टेक केयर के अंदर लगी होती। आज सब कुछ कर रही हूँ, वर्क करती हूँ, बिज़नेस कर रही हूँ, इतने सारे प्रोफेशंस हैंडल कर रही हूँ, वो शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि कल को जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो मुझे ये ना बोले मम्मी आपने किया ही क्या है तो एटलीस्ट वो मुझे ये चीज़ नहीं बोले, उसको भी मेरे को देख के एक प्राउड फील हो कि नहीं, मतलब मम्मा हो तो ऐसी हो जिसने मतलब इतना प्राउड फील कराया, मतलब हाँ, हर कोई जानता है कि ये मेरी मॉम है। इस जो ऊंचाई को लेकर आप क्या कहेंगी सुनीता जी? हाँ जी, बहुत खुशी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये ड्रीम हर माँ देखती है कि उसके बच्चे उससे भी ऊपर जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। जी, मनीषा जी आपकी तरफ आऊँगी। मनीषा जी, हम ये देखते हैं कि आज भी समाज में जो है वर्किंग विमन की हम यहाँ पर बात करें तो वो वैसे एक्सेप्टेंस नहीं है जैसा कि हम सोचते रहे महिला सशक्तिकरण को लेकर। माँ को जो है जिन खाँचों में बांधा गया है, उसके शौक, उसके पैशन को पीछे रखकर सिर्फ उसकी जिम्मेदारियों को दिया गया। आप क्या कहेंगे इस पर, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? ऐसा है कि मुझे लगता है कि समाज ने तो जो खाँचे बनाए हैं, महिलाओं ने भी अपने लिए उन खाँचों में ही अपने आप को फिट कर दिया है। पर जैसा हम जैसा सुनते हैं ना, भगवान के बाद जहाँ भगवान नहीं पहुँच सकते, वहाँ उन्होंने माँ को पहुँचा दिया। इसलिए तो ये बात वाक़ई में सही है, क्योंकि माँ स्त्री में इतनी शक्ति है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। अगर वो बच्चों के लिए करना चाहती है कुछ, तो वो बच्चों के लिए भी करती है, घर के लिए भी करती है, और अपने सपनों को जीने के लिए भी वो अगर परिश्रम करती है, तो उन्हें भी अचीव कर लेती है। तो ये महिला सशक्तिकरण आज आज के संदर्भ में देखें तो सशक्तिकरण के साथ महिलाओं को अपनी पहचान खुद ही ढूंढनी है और खुद समझना है जी, कि उनकी शक्तियां वो खुद ही भूल गई हैं। जी, तो जरूरी है कि महिलाएं आज के समय में साहित्य से जुड़ें, अपने आप को पहचानें। तो सशक्तिकरण की बात की जरूरत नहीं रहेगी, महिलाओं की शक्ति तो उनमें अंतर्निहित है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल मनीषा जी। सुनीता जी, आप क्या कहेंगी कि क्या एक माँ को ज़रूरत है सुपर वुमन बनने की? जैसे कहा जाता है कि उसके 7-8 हाथ हैं, वो एक ही टाइम पे ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी। तो इन उम्मीदों को लेकर आप क्या कहेंगी कि एक महिला होने के नाते या एक वर्किंग वुमन होने के नाते अपने आप को किस तरह से देखना चाहिए, अपने अस्तित्व को? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, 7-8 हाथ लगाकर ही जीना पड़ता है, नहीं तो आप अपने बच्चों को क्या दे पाएंगे। अगर आपने भी उन्हीं सब औरतों की तरह घर में काम किया, खाना खिलाया, पैम्पर किया, बस ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब भी करो सिर्फ अकेले। इसके साथ आपको और भी कुछ
देना पड़ता है, उसके लिए सुपर वुमेन बनना ही पड़ता है। मैं भी बनी, मैंने भी अपने 7-8 हाथ लगाए, बच्चों को भी पाला, बिजनेस भी देखा, घर में भी 100 परेशानियां थी वो भी झेली, लेकिन ठीक है, जंग तो जीतनी ही है। आज के तो आपसे आगे की पीढ़ी से पूछते हैं, साक्षी आपको क्या ये कॉन्सेप्ट ठीक लगता है या क्या कहेगी? आई थिंक सुपर वुमेन तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर मैं देखती हूँ, जैसे अगर मैं अपने फ्रेंड सर्कल में की मैं बात करूँ तो सबकी मदर्स वर्किंग नहीं थी, और अब मैं कंपेयर करती हूँ उनको अपने आप से, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों में चेंज नज़र आता है। सिर्फ अपनी मतलब ये नहीं कि मैं अर्न करती हूँ, मैं इस्टेब्लिश्ड हूँ, सिर्फ ये कंपैरिजन नहीं है। मेरी सोच में भी बहुत फ़र्क है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अब ब्रॉड सोचती हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ों में दिमाग नहीं लगाती, जो गॉसिप और ये सब वो सब मेरा फोटे नहीं है, मैं सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे नेचर बिहेवियर में बहुत चेंज आया इस वजह से। दूसरा ये कि जब अपनी मदर को मैंने देखा एकदम सुपर वुमन बनते हुए, इतने सारे काम करते हुए, तो वो चीज़ मेरे अंदर भी आई है। मेरे को भी अब यही हैबिट है कि एक साथ बहुत सारे काम करना, फटाफट सारे काम कर लेना, स्पीड मतलब वर्किंग स्पीड भी बहुत अच्छी खासी है, मतलब काफ़ी चेंज इस चीज़ में आता है। मतलब बच्चे को भी देखना, फैमिली भी देखना, खाना बनाना, सारा घर का काम भी करना, फिर वर्किंग बिजनेस हैंडल करना, लोगों से बात करना, मतलब ऑफिशियल डील्स पे जाना, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें अब एकदम हो जाती हैं मैनेज इजीली। मतलब अदरवाइज़ अगर शायद मम्मी अगर वर्किंग नहीं होती तो शायद मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल होती। जी बिल्कुल, बेहद शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए मनीषा डागा जी, साक्षी, सुनीता जी, आप सभी का बेहद शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो सुपर विमेन कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो यहाँ कहीं ना कहीं महिलाओं के अस्तित्व की बात है कि उनका अस्तित्व वो खुद पहचाने कि वो खुद क्या हैं और उनके शौक क्या है, उनका पैशन क्या है। तो पैशन को जीना जिम्मेदारियों के साथ कोई गलत नहीं है, जैसा कि समाज में कई बार इसको गलत बना दिया जाता है। हमेशा से इसको गलत नज़रिए से देखा गया कि महिलाएं जो है घर से बाहर निकले, लेकिन महिलाओं ने स्ट्रगल किया। मैं एक पीढ़ी पहले से अगर हम बात करें तो उन्होंने स्ट्रगल किया, अपने घर की जिम्मेदारियों को और अपने पैशन को जीने के बीच में उन्होंने तालमेल बिठाया। और अब की पीढ़ी की मैं बात करूं, साक्षी उसी नई पीढ़ी से हैं कि वो उस तालमेल को आगे बढ़ा रही है, उस तालमेल को उन्होंने सीखा है, इसीलिए वो अपने पैशन को भी जी रही हैं और सिर्फ अपने नहीं, अपनी माँ के पैशन को जी रही हैं। तो इस मदर्स डे पे सभी माँओं को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी मदर्स को बेहद शुक्रिया कि उन्होंने एक राह बनाई अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कि वो उस राह पर चल रही हैं। जिंदगी का सफ़र उनके साथ आपका भी जारी है। तो आप सभी को शुभकामनाएं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।